पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहाली के अमल के लिए हर दूसरे साल जो है एक नारा मारा जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था, हमने पाकिस्तान को तबाही के धारने से निकाल लिया और अब पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ये हर दूसरे साल ये नारा मारा जाता है। जो बैठा होता है इक़्तिदार में वो अपने से पहले वाले के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करता है, लेकिन हकीकतन आप देखें तो 30-35 सालों में पाकिस्तान तनज़ली का शिकार है। इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, आपके टैक्स रेवेन्यूज़ के हवाले से, पाकिस्तान से बरामदात में इजाफे के हवाले से, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई सरमायाकारी के हवाले से, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दरमियान में बेहतरी आई हो। एक सिर्फ 2-3 साल का पीरियड था जिसमें CPEC के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ पैसा आया, जिसके नतीजे में नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। लेकिन उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस गए, क्योंकि वो 25-30 अरब डॉलर जो चाइनीज़ कंपनीज़ ने पाकिस्तान में आके पैसा लगाया वो वापस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो बराह रास्त सरमायाकारी हो तो फिर तो वो सरमाया लगाने वाले की ज़िम्मेदारी है, यहाँ स्टेट गारंटीड है या वो कर्ज़े, तो वहाँ पैसा वापस करना है तो पैसा पास है नहीं है। अदादोशुमार हर महीने आते हैं, कल वो इन्फ्लेशन का नंबर था, आज ट्रेड के नंबर्स आए हैं, तो बरामदात में नवंबर के महीने में अक्टूबर के मुकाबले में 15.8% कमी है, और अगर नवंबर को पिछले साल नवंबर से मिलाएं तो फिर भी 15.35% कमी है, और पहले 5 माह के अंदर 37% ट्रेड डेफिसिट ऊपर चला गया। तो कौन सा ऐसी दुनिया की साइंस है जो ये बताती है हमें कि पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर गामज़न है, जो रोज़ हुकूमत दावा करती है, सुबह शुरू होते हैं और शाम तक बताते हैं कि हम पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहे हैं। टैक्स रेट्स ले गए हैं 40% सैलरीड क्लास के ऊपर और कुछ 60% जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर। ना कोई पाकिस्तान में नया सरमाया डाल रहा है, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान छोड़ के वापस चली गई हैं। ग्रोथ आपकी स्टाइफल हो गई है क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और आपका जो टैक्स स्लैब है वो डिस्करेज करता है नई सरमायाकारी को, तो आएगा भी नहीं कोई पैसा लेकर। इवन जो IT का शोबा पाकिस्तान में खुद से फास्टेस्ट ग्रोइंग एक एरिया, उसके अंदर भी हम मसाइल पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरीज ज़्यादा है, तो वह पाकिस्तान की बजाय UAE, कतर या सऊदी अरब में बैठ के काम करने को तरजीह देते हैं, बजाय ये कि पाकिस्तान में बैठें और 40% अपनी सैलरी का कटवा दें। तो एक ओवरऑल रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। जिस मॉडल पे अभी हम हैं इसमें हमने इंपोर्ट कंप्रेशन की शुरू के 2-3 साल, जो आप क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, इंपोर्ट रोक दो, यहाँ से डॉलर की पेमेंट्स रोक दो, क्योंकि हमारे पास पैसा देने के लिए डॉलर्स नहीं थे। लेकिन उसके अरसे में 2-3 साल के अरसे में आपकी बरामदात में इजाफा होना चाहिए, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, बढ़ेंगी क्यों नहीं? इसलिए कि आप चावल बेचते हैं, चीनी बेचते हैं, और चीनी भी रिफाइंड जो क्रिस्टल है वाइट वाला वो हम बाहर से मंगवाते हैं। यहाँ वाली पीली वाली चीनी है जो हम चाइना से कहते हैं तुम्हारे से बड़े अरबों डॉलर की इंपोर्ट कर लिए, तो हमारे से 1 अरब डॉलर की चीनी ले लो। अगर यही कुछ ही बेचेंगे तो फिर पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ सकती। आज से 4 साल पहले 2021-22 में कोई 31 बिलियन डॉलर हमने टच किया था। अभी के नंबर्स देख के मुझे लगता है कि शायद हम दोबारा 30-31 अरब डॉलर पे फिर या 32 अरब डॉलर पे पहुंच जाएंगे इस साल के आखिर तक। तो इट्स अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर पूरी रियासती मशीनरी के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए और सर जोड़ के बैठना चाहिए। और टैक्सेस के स्लैब जो है उसको सब्सटेंशली रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि कोई पाकिस्तान में काम करने की पोजीशन में आए। अगर किसी ने 100 रुपया कमाया और 40 सरकार ले जाएगी तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। ना टैक्सेस में ग्रोथ होगी, हो भी नहीं रही। टैक्स टारगेट हम बार बार मिस कर रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से, लेकिन एक आज स्टेटमेंट है एयर चीफ का, वो आपको पहले मैं दिखाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम का आगाज़ आगे करेंगे। दिखाइएगा चीफ ने। The people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. Certainly, this resounding success during Marka Haq Banianu Marsus was the outcome of unified approach by all elements of national power. Pakistan Air Force conducted full spectrum multi-domain operation. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. The victory also reflects great credits on the firm resolve, well-executed tri-service synergy, aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने पूरा उस मई वाली जो पाकिस्तान की अल्लाह पाक ने बेमिसाल कामयाबी थी, पूरा उसको कम्प्रीहेंसिवली 2-4 जुमलों के अंदर रिव्यू कर लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कितनी बेमिसाल कामयाबी हासिल की और तीनों सर्विसेज ने जो जॉइंटली उस वक्त एफर्ट की, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी और दुश्मन को एक हजीमत
जो थी उठानी पड़ी, जिसको बड़ा जोम था कि हम मददी बरतरी हासिल है, हमें कन्वेंशनल वारफेयर में हम बहुत सुपीरियर हैं। राफेल वो मोदी कहता था जब हमारे पास आ जाएंगे, अभिनंदन का त्यारा गिरने के बाद उस वक्त भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, और अल्लाह ताला ने दोबारा उसकी वो खाक में, उनकी जो थी ना वो एरोगेंस जो थी वो खाक में मिला दी, जब अल्लाह ताला ने मई के महीने में दोबारा पाकिस्तान को कामयाबी दी। अब इस कामयाबी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी, वो ये था कि एक पोलिटिकल यूनिटी पाकिस्तान में कायम हुई थी। इसी जंग के दौरान कोई तकसीम नहीं थी रहेगी कि नून लीग कौन सी है और पीटीआई कौन सी है, उसको बरकरार रखना और उसके लिए जो पोलिटिकल डिफरेंसेस थे उसको रिजॉल्व करना, उसमें हुकूमत वक्त का बहुत बड़ा रोल था और अपोजिशन को आगे बढ़ना चाहिए था ताकि ये जो तनाव वाली कैफियत थी वो ख़त्म हो जाती। लेकिन हुआ ये कि पिछले एक महीने से इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी, जिससे रोज़ाना ये इशू पैदा होता था कि इमरान खान जिंदा है या उसकी सेहत ठीक है या नहीं है। उसकी फैमिली के लोग, उसके बेटे ये सवाल उठाने लगे थे। रॉयटर्स ने स्टोरी की, बीबीसी ने स्टोरी की, इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्ट्स जारी की, और उसके बाद आज इमरान खान की बहन उज़्मा खान से मिल के आई हैं इमरान खान से, और कहा क्या है सुनिए पहले उज़्मा खान से। जी, मैं कोशिश करूंगा आगे चल के इसको शॉर्ट को प्ले करते हैं, अभी हम प्ले नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी है और उनको कोई मसला नहीं है, कैद तन्हाई में है जिसकी उन्होंने शिकायत की और वो गुस्से में भी है। उमैर न्याजी साहब हमारे साथ हैं, बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब। उमैर न्याजी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अब आपकी जमात की जो बहुत ज़्यादा तनाव था और टेंशन थी कि मुलाकात नहीं हो रही फैमिली की, तो आज की मुलाकात के बाद उसमें तनाव में कुछ कमी आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जी, तनाव तो बहुत ज़्यादा था, और जैसा कि तफ्तीश ओवरऑल मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुई थी सेहत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, तो उससे तमाम वर्कर से हटके तमाम पाकिस्तानी भी कंसर्न थे। और उसका शायद आज आपने एक रद्द अमल देखा होगा कि अडयाला के बाहर कसीर तादाद में वर्कर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आए। मतलब आज से पहले इतनी तादाद कभी भी मैंने खुद नहीं देखी जो आज के दिन मैंने ऑब्जर्व की, कि हर तरफ से हर जगह के लोग आए। अब वो अल्लाह का शुक्र है, ये एक अच्छा जैसे था। देखें, 4 नवंबर को एक आखिरी मुलाकात हुई थी, 4 नवंबर से लेके आज 2 दिसंबर को जो है ना मुलाकात कराएगी, और मुलाकात रोकने का भी मकसद साफ जाहिर था। जो कैद तन्हाई में रखा हुआ, वो किस वजह से रखा हुआ, वो सबसे कोई ढका छुपा नहीं है, मगर है कि चलें आज एक मुलाकात हो गई, मामलात आगे चलें। अब इसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम आइन की पासदारी करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, तो ये इमरान खान का बेसिक राइट है। बेसिक राइट फर्दर एलेबोरेट किसने की है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों ने की है। तो जब फैसले मौजूद हैं और कोई उस कदगन नहीं है, तो इस तरह से रोकना और उसको वेपनाइज करना मुलाकात को किसी और चीज़ों के लिए, तो वो बहुत ही गलत है और उसको नहीं होना चाहिए। जो मेयर साहब, अगर हुकूमत और अपोजिशन थोड़ा सा मामला फहमी का रवैया अपना लें, दोनों तरफ, आप भी, आपके ऊपर बहुत बोझ है क्योंकि आपका माजी की सियासत जो थी वो सड़क को गरमाने वाली रही है, उससे आगे आप भी नहीं बढ़े, और अब हुकूमत वक्त जो एक महीने से कहती है मुलाकात ही नहीं करने देंगे, वो भी दुनिया के किसी कानून में जस्टिफाइबल नहीं है। तो आप दोनों अगर थोड़ा सा मामला फहमी का मुजाहरा करें तो इतना बड़े इशूज़ है नहीं है जितने बड़े पाकिस्तान में बन गए हुए हैं। सारा कुछ अटक गया हुआ है सिर्फ एक इशू के ऊपर, हम उससे आगे नहीं चल रहे। अच्छा देखिए, बैक एंड पे कुछ ना कुछ तो मामला फहमी दिखाई गई है। अगर इसे कहना, देखिए चले फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर एक ऑफर थी, तो उस पे तहरीक इंसाफ ने भी गए स्पीकर के पास, पूरी हमारी क़यादत गई, अलामा नासिर इकबाल साहब ने उसको लीड किया, और उस चीज़ों पे जो है ना काफ़ी बिल्डअप नज़र आया, और मैं समझता हूँ कि शायद उसकी वजह से आज जो है ना एक बेहतर रिस्पॉन्स आया है। पर इस चीज़ की कंटिन्यूटी ज़ाहिरी तौर पे बननी चाहिए, मगर इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा हुकूमत का भी रोल है। हुकूमत को बहुत सारी चीज़ों की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हुकूमत खाली हाथ खड़े कर ले कि जी हम अडयाला के मामलात में बेबस हैं, तो वो भी फिर एक ठीक तासुर नहीं है। आपने कहा कि बैक एंड पे कुछ मामला फहमी हुई है, वो क्या हुई है बैक एंड पे मामला फहमी? मतलब ये आज मुलाकात हो गई ना, कि कल जो स्पीकर से हमारा डेलीगेशन मिलने गया था, वहाँ उनकी राना सनाउल्लाह साहब बाकी सारों से मुलाकात स्पीकर चेंबर में हुई थी। तो गुफ्ते शनीद के नतीजे में मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ बर्फ तो पिघली है। तो आज एक बहन की मुलाकात हुई, हालांकि तीनों बहनें वहाँ मौजूद थी। तो ये क्या उसी मामला फहमी का नतीजा है कि आज सुहेल अफरीदी जो है वो आज प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए? उसका मुझे आइडिया नहीं। मैं तो वही बात कर सकता हूँ जो नेशनल असेंबली में मैंने खुद ऑब्जर्व की है, देखी है, उस एंड का मुझे नहीं आइडिया। तो क्या इस मामला फहमी को आपकी जमात जारी रखना चाहेगी? देखिए, पॉलिटिकल रास्ता तो पॉलिटिक्स का रास्ता तो पॉलिटिकल तरीके से ही निकलता है, और आप जब तक सारों को एंगेज नहीं करेंगे, अक्रॉस द बोर्ड बात नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कॉम्प्लिकेशन बनेगी। मगर जिस तरीके से इमरान खान को बार बार आइसोलेशन में रखे हैं, तो चीज़ें खुद
जो है ना उसमें देखे जलती पे तेल का काम तो फिर हम खुद कर रहे होते हैं ना, हुकूमत को भी तो इस पे सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए हफ्ते में जब 2 मुलाकातें हैं लिखी हुई हैं, वो मुलाकातों में ऐसा कौन सा कोई एटमी फार्मूला बाहर आ जाना है जिससे इन्हें अचानक इतनी परेशानी होती है कि बिल्कुल जो है ना ये आइसोलेशन के फेज में खान साहब को ले जाते हैं, तमाम मुलाकातें बंद कर देते हैं। उसकी वजह से देखिए रिएक्शन भी आता है, आपको सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन मिलते हैं और उन चीज़ों से मामलात और गड़बड़ की तरफ जाते हैं। आपकी जमात का कुछ तर्ज सियासत उसमें तब्दीली आएगी, या इमरान की आज की जो मुलाकात है उसके बाद जो हदायत मिली हो, क्या आप लोग चाहेंगे कि एक मेज़ पे बैठ जाएं और हुकूमत के साथ बातचीत को शुरू करें, या चाहेंगे कि अभी वो जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना, उसी रवैये को जारी रखेंगे? अच्छा देखिए ये काफी डिबेटेबल बात है, इस पे देखें पूरी पार्टी को सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब की भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, मामलात हैं, सारे हैं, मगर एक ओवरऑल सियासत का भी हमने पता करना है कि ओवरऑल देखें 8 फरवरी के बाद आज जिस दिन में हम खड़े हैं और जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत की सियासत की बहुत सारी रियलिटीज चेंज हुई हैं। और अगर देखा जाए अल्टीमेटली सियासत की स्पेस स्क्वीज हुई है, सियासतदानों की स्पेस कम हुई है। अल्टीमेटली ये लड़ाई तमाम सियासतदानों को लड़नी पड़ेगी इस स्पेस को वापस लेने के लिए। हम सबको इहाता करना पड़ेगा। देखें अब इसमें जो है ना ये डिबेट थोड़ी लंबी हो जाती है, मगर देखना पड़ेगा कि देखें कुछ जमातें हैं, मतलब हम अगर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो हमारा क्या रोल है, और अगर दूसरे हैं जो कह रहे हैं कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट है उनका किस हद तक रोल है। तो सर पाकिस्तान में शायद कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात है नहीं है, माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, लेकिन जब आपको जफ्फी डली होती है तो उस वक्त आपको प्रो लगता है, जब आपकी वो जफ्फी खत्म होती है तो फिर आप एंटी बन जाते हैं। आप वो सेम पेज वाली आप ही जमात है, आजकल वो सेम पेज वाली जो मौजूदा हुकूमत है वो जमात है।